I hope you all are fine and you heard my voice as well. So first of all, I share the screen with you. Then we shall start our today's topic. जी, अगर किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन हो बेटा तो आप मुझे चैट पे बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। जी, तो ये है आपका 3rd ईयर का कोर्स और आज इस कोर्स की है पहली क्लास। मैंने स्क्रीन भी बड़ी कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बेसिकली दिस इज द कोर्स जो कि है 2 हिस्सों पर है मुश्तमिल आपके। फर्स्ट इज कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एंड अनदर वन इज आरसीसी डिज़ाइन। इसके तकरीबन 7 to 8 चैप्टर्स जो होंगे वो होंगे कॉन्क्रीट के ऊपर कि कॉन्क्रीट क्या है, कॉन्क्रीट को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, कॉन्क्रीट किस तरीके से बनाते हैं, एंड many more things we will discuss in this part. And the another one is RCC design. आप देख रहे होंगे जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे RCC design. The code is CT364. तो हमारी इनिशियल अप्रॉक्स 8 to 10 क्लासेस जो होंगी वो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानेंगे एंड द अनदर क्लासेस इज गोइंग टू स्टडी द आरसीसी डिज़ाइन कि आरसीसी क्या होता है, उसकी डिज़ाइन कैसे होती है, उसमें स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशंस, ये ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपने कंक्रीट के बारे में बहुत थोड़ा सा पढ़ा था कंस्ट्रक्शन 1 में, जो आप लोगों को इतना ठीक तरीके से याद भी नहीं होगा, तो मैं इसको इनिशियली लेके चलूँगी। मैं आज आपको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाऊँगी कि कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीमेंट इट्स अ केमिकल कॉम्पोजिशन। आपको सबको पता है, हमने कंस्ट्रक्शन 1 में एंड कंस्ट्रक्शन 2 में ये पढ़ा था, ठीक है। तो सीमेंट क्या होती है, किस तरीके से बनती है, ये सब आई सपोज के यू नो वेरी वेल, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके कुछ शॉर्ट असाइनमेंट्स दिए हुए हैं आपको, तो वो आप उस पर जब वर्किंग करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपकी मेमोरी फिर से रिकॉल होगी, तो आपको याद आ जाएगा। अभी हम सीमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है, हमें सीमेंट के टेस्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के लिए। क्योंकि अब हम आ गए हैं एडवांसमेंट की तरफ। अब हमें सीमेंट क्या है, कैसे बनता है, इसमें क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, इसमें क्या एडमिक्सचर डलता है, ये सब थी आपकी इनिशियल बातें, ठीक है। अब हम आ गए हैं एडवांस लेवल के ऊपर बेटा। तो अब हम शुरू करेंगे जो बात, वो बात शुरू करेंगे टेस्ट ऑन सीमेंट के ऊपर से। Quality tests on cement are carried out to check the strength and quality of the cement used in construction. It helps to identify the usage of cement for different purposes based on its durability and performance. ये बेटा बता रहे हैं कि जो आपका क्वालिटी टेस्ट है सीमेंट का, वो बहुत ज़रूरी है। किस लिए, ताकि हम इसके स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी को चेक कर सकें। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी चेक नहीं करेंगे बेटा, तो क्या होगा कि ये सीमेंट आया हमारे कंक्रीट के लिए अच्छा है या नहीं है, हमें नहीं पता चल सकेगा। और हमें अपने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करने के, घर बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं और बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं। अगर हम इस वक्त फेल हो गए कि हम अच्छा सीमेंट नहीं इस्तेमाल कर सके, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वीक बनेंगी, और वीक बनेंगी तो इसमें फिर डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, और चीज़ों का भी नुकसान होगा, और हो सकता है कि मे बी खुदा ना खास्ता जानों का भी नुकसान हो जाए। इससे हमें पता लगेगा कि हमें सीमेंट को कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कंक्रीट के मिक्सचर्स में कहीं बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ सीमेंट चाहिए होती है, कहीं रैपिड सेटिंग सीमेंट चाहिए होती है, कभी लो रेजिस्टेंस सीमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सब हमें कब पता लगेगा, जब हम इसके टेस्ट मुख्तलिफ परफॉर्म्स करेंगे, ठीक है। तो आपके जो है वो डिफरेंट टेस्ट हैं जो लेबॉर्ट्री में करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आपकी क्लासेस विल बी फिज़िकल, then we will perform all these test in our laboratory. लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको कुछ टेस्ट के बारे में बता दूंगी जो आपके इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक है, जिसके हवाले से आपके SBTE फाइनल के पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो हम टेस्ट यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और जो अदर टेस्ट हैं वो आपको मैं असाइनमेंट में दे दूंगी, ताकि आप उसको जब लिखें तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए
ठीक है, कहते हैं अच्छा ये इस तरीके से परफॉर्म होते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी टेस्ट हैं। आई थिंक 4, 5, 6 जो हैं ये बहुत इजी टेस्ट हैं, उनके बहुत छोटे छोटे से प्रोसीजर्स हैं। मगर जो आपका स्पेशली ये 2 and 3 टेस्ट है, कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम टेस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और जो बेसिकली टेस्ट होते हैं वो यही टेस्ट होते हैं कि हमें पता लग जाए कि सीमेंट की कंसिस्टेंसी क्या है, यानी कि इसमें कितना वाटर रिक्वायर्ड है, या फिर इसका जो है वो इसका सेटिंग टाइम, यानी कि इसका आप सेटिंग टाइम से मतलब समझ लें कि उसका हार्ड होने का टाइम जो है वो कितना है। नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जी, सबसे पहले हम करेंगे फाइनेस्ट टेस्ट ऑन सीमेंट। फाइनेस्ट सेट टेस्ट ऑफ सीमेंट जो होता है वो सीफ टेस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, सीफ टेस्ट आप लोगों ने ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप थर्ड ईयर के हैं, आपने फर्स्ट ईयर में सीफ टेस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, आपने सरसैज यूनिवर्सिटी में अंडर द सुपरविजन ऑफ सर फरहान ये टेस्ट परफॉर्म किया था, और आप सब लोगों को इस टेस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन ये टेस्ट फिर भी मैं आपको इस वाले सब्जेक्ट में तो नहीं, मगर सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में मैं ये वाला टेस्ट आपको रिपीट करवा दूंगी। ठीक है, तो द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि हमें फाइनेस से हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता लग जाता है कि इस सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, या रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट क्या है, या रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या है हमारा, बेसिकली ये एक मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट हीट प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शंस। जैसे मैंने आपको पहली फर्स्ट लाइन बताई कि सीमेंट आपका एक केमिकल कॉम्पोजिशन के थ्रू बनती है। ठीक है, तो उसमें आपकी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। आपको उन लोगों ने पढ़ा होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये बेसिकली दिस इज सेम हीट। ठीक है, अब ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है ये तो केमिकल केमिस्ट्री वाले सही बता सकेंगे, लेकिन हमारा जो मकसद यहाँ पे सिर्फ जानना है कि एक खास किस्म की हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट की वजह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर कॉन्क्रीट का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए अपनी कंक्रीट में। एक तो हमारे पाकिस्तान में वैसे ही, स्पेशली इन कराची, टेम्परेचर वैसे ही इतना ज़्यादा होता है, कंक्रीट वैसे ही घरों का इतना तपरा होता है, लेकिन अगर हम इसमें इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखेंगे तो आप देख लें कि 50 डिग्री सी तक टेम्परेचर आपका रेज हो जाता है। तो हमें इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लो हीट ऑफ सीमेंट हमें किसके थ्रू पता लगेगा, फाइनेस ऑफ सीमेंट की वजह से, कि अच्छा से तो इसका मतलब है कि ये लो हीट सीमेंट है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सेम यही रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट है कि आपकी हीट कितनी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, और आप कितना इसमें स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी किसके थ्रू पता लगेंगी, फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट के थ्रू पता लगेंगी। फाइनर द ग्रेन्स मोर इज द सरफेस एरिया एंड फास्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि जितना फाइनर होगा आपका ग्रेन उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, और उतनी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इनके आपका फाइन का जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगी तो आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, और इससे पता लगता है कि कोर्स एग्रीगेट की फाइनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फाइन एग्रीगेट। ओके, तो ये हमें फाइनेस ऑफ सीमेंट सीधा सीधा सीफ टेस्ट से पता लगता है, जो हमने सीफ एनालिसिस किए थे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जो आपने बाकायदा फिजिकली परफॉर्म किया था इन द लेबॉर्ट्री। ठीक है, लेकिन मैं इसका आपको वर्बल वर्जन जो है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी बेटा। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट, दिस इज द मेन टेस्ट ऑन सीमेंट। ठीक है, ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। इंशाल्लाह व्हेन द इंस्टीट्यूट विल ओपन वी विल परफॉर्म दिस टेस्ट इन आवर लेबॉर्ट्री इंशाल्लाह ताला। लेकिन जब तक के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका थ्योरी बता देती हूँ, ताकि आपको ये चीज़ पता हो कि ये किस तरीके से परफॉर्म होगा उस वक्त। फिर उस वक्त मैं नहीं बताऊंगी, उस वक्त फिर आप मेरा लेक्चर सुना होगा तो आपको चीज़ें पता होगी, और नहीं सुना होगा तो आप फिर रिवीजन में फिर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये डाटा तो इसमें रहता है हमारे सॉफ्टवेयर में। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड द सेटिंग टाइप of cement using a standard consistency test apparatus Vicat apparatus। हम बेटा इसमें जो यूज़ करेंगे वो अपना Vicat apparatus यूज़ करेंगे। Vicat apparatus कैसा दिखता है इंशाल्लाह वी विल सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
Standard consistency of cement paste is defined as the water content which will permit a Vicat plunger of 10 mm diameter and 50 mm length to penetrate depths of 33 to 35 mm within 3 to 5 minutes of mixing। यानी कि हमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से क्या पता लगता है कि हमारे सीमेंट में जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, वो 10 mm डायामीटर पर और 50 mm लेंथ के ऊपर कितना पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, 33 टू 35 mm तक करता है। और टाइमिंग्स क्या बता दिए गए हैं, 3 to 5 मिनट्स ऑफ मिक्सिंग। और आपने मिक्सिंग कितनी करनी है, 3 to 5 मिनट्स पे। और आपकी जो है वो पेनिट्रेट डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 33 से 35 mm तक होनी चाहिए, डायमीटर 10 mm होना चाहिए और लेंथ कितनी होनी चाहिए, 50 mm होनी चाहिए। ये सारे आपको वाइकेट ऑपरेटर्स में सब चीज़ें मेंशन्ड होंगी, ठीक है। मैं आपको अभी इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ। हमें ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ करना है, वाइकेट ऑपरेटर्स यूज़ करना है जिसका 10 mm डायमीटर प्लंजर होगा, ठीक है। प्लंजर जो होगा वाइकेट प्लंजर वो कितना होगा, 10 mm डाया का होगा। हमें वेगिंग बैलेंस चाहिए, ठीक है, जो कितना एटलीस्ट 2 किलोग्राम तक वेट जो है वो रेजिस्ट कर सके, यानी कि उसको मेजर कर सके। हमें ट्रॉवल चाहिए होगा, ठीक है। हमें स्कोप, कंटेनर, हैंड ग्लव्स, ग्लास, ग्रेजुएट्स, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। जी देखिए बेटा, ये है आपका वाइकेट अपरेटस। इसमें आप देखें नॉन पोरस प्लेट लगी हुई है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। रिलीज पिन और इंडिकेटर्स ये सब लगे हुए हैं जिससे आप रीड करेंगे। अच्छा, ये आपकी मूवेबल रॉड है जिसका वेट है 300 ग्राम। ये आपका फ्रेम है, ठीक है। ये आपका प्लंजर है 50 mm जिसकी लेंथ है और डाया कितना था, 10 mm, ठीक है। डाया कितना था, 10 mm और लेंथ कितनी थी, 50 mm। और उसको कितनी डेप्थ वो अचीव कर सकता है, 33 से 35 mm तक। तो बेसिकली दिस इज योर प्लंजर, ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। ये कंप्लीट वाइकेट ऑपरेटर्स की पूरी इमेज है। इसके सारे पार्ट्स बताए गए हैं, इसमें निडल बताई गई है, ठीक है। ये निडल होती है, ठीक है, जो सीमेंट के अंदर इंसर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका सीमेंट का मटेरियल पेस्ट होता है, ठीक है। ये सब कैसे होता है, वी विल सी ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड्स। कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट, इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हमने अपने वाइकेट ऑपरेटर्स को ज़ीरो करना होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले हमें ज़ीरो कंडीशन पे लाना होता है कि इसके ऊपर कोई ऑलरेडी रीडिंग ना आ रही हो। जैसे कि मैंने आपको ये रीडिंग पढ़ाई थी ना, यहाँ से कोई रीडिंग ना आ रही हो, ये ज़ीरो पे सेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर द पेस्ट बाय एडिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपने सीमेंट का पेस्ट बनाना है। सीमेंट कितनी होगी बेटा, 600 ग्राम ऑफ सीमेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मिक्सिंग टाइम क्या होना चाहिए, 4 से लेके 4.5 मिनट्स तक, इससे ज़्यादा आप मिक्स नहीं करेंगे। आपका वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, या तो आप 25% लें, या तो 30% लें, या 35% लें, ठीक है। अमूमन ज़्यादातर लोग वैसे 35% पर ही ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, यूजुअली जो लोगों की प्रैक्टिस है, ठीक है। आपने ड्राई सीमेंट लेनी है, उसमें पानी ऐड करना है उसके वेट के 35% मुताबिक, ठीक है। और आपने मिक्सिंग करनी है 4 से 4.5 मिनट तक, ओके। देन फ्रॉम द सीमेंट paste into the approximate shape of ball with glove hands. Then toss 6 times through a free path of about 150 mm from one hand to another. Press the ball resting on the palm of one hand in the mold and then remove the excess. आपने बेटा कुछ नहीं करना, जो आपने सीमेंट पेस्ट बनाया था उसकी बॉल बना लेनी है, ठीक है। उस बॉल को आपने 5 से 6 दफ़ा एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ मूव करना है, कम से कम 150 mm। 150 mm बहुत कम होता है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। और इसके साथ क्या करना है, उस बॉल को आपने अपने पाम के ऊपर रेस्टिंग करना है, ठीक है। और उसमें से जो एक्स्ट्रा एक्सेस जो होगा, जो आपके हाथों पे आ चुका होगा, उसको रिमूव कर देना है, जो आपकी बॉल टॉस करने की वजह से जो आपकी ग्लव्स में या हाथों में लग चुका था। अब आपने इसको पेस्ट करना है मोल्ड को। एक आपकी बेस प्लेट होती है अंडर दी प्लंजर, मैं आपको दिखा देती हूँ।
बेसिकली ये है आपकी, ये प्लेट है ना, ये आपकी बेस प्लेट है, ठीक है। आपने इसके ऊपर मटेरियल को रखना है, ठीक है। ग्लास टाइप के आपके छोटे छोटे से पीसेस होते हैं ग्लास के, उसके ऊपर आपने उसको रखना होता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा होगा यानी कि जो एक्सेसेस होगा उसको हटा देंगे वहां से, और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। कहाँ पे बेटा? इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, देन लेट द प्लंजर कॉन्टैक्ट द सरफेस ऑफ द पेस्ट, ठीक है। अब जो आपका प्लंजर है उसको आपने क्या करना है, उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में लाना है जहाँ पे आपका पेस्ट बन के रेडी हुआ हुआ है। अब आपने क्या करना है, अपने प्लंजर को बिल्कुल रिलीज कर देना है उसी वक्त, ठीक है, कि वो आपके पेस्ट के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, यानी कि वो निडल जो एक मैंने आपको दिखाई है वो आपके पेस्ट के अंदर लग जाए जाके। ये 30 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने फ़ौरन से पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के उस बेस प्लेट के ऊपर रखा और प्लंजर फ़ौरन से रिलीज़ कर दिया। ये पूरा प्रोसीजर आपका होना चाहिए 30 सेकेंड्स का, ठीक है। 30 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम होगा तो आपका सीमेंट जो है वो हार्ड होने लगेगा और आपका सीमेंट जो है वो अपनी क्वालिटी थोड़ा सा कम करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको फ़ौरन इमीडिएटली परफॉर्म करना होगा। अच्छा, अब आपने इस गेज को रीड करना है, ठीक है। ये प्लंजर गिरने के बाद, ठीक है, अब आपने इस में से जो भी रीडिंग आएगी उसको रीड करना है। रीड करने के बाद पेनिट्रेशन डेप्थ टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस प्लेट टू द टिप ऑफ द प्लंजर, ठीक है। अब आपने पेनिट्रेशन डेप्थ कैसे लेनी है, जो बेस प्लेट का डिस्टेंस होगा उससे टिप ऑफ द प्लंजर तक का जो भी डिस्टेंस आएगा वो आपकी पेनिट्रेशन डेप्थ कहलाएगी। और आपको बेसिकली क्या यूज़ करनी है, यही पेनिट्रेशन डेप्थ आपको चाहिए, ठीक है। कि हमारी कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट पे जो पेनिट्रेशन डेप्थ आई है वो ये आई है। तो पेनिट्रेशन डेप्थ जितनी आएगी उसी हिसाब से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हम इसको एक टेबल बना लेंगे कि इतनी डेप्थ वाला इधर सीमेंट इस्तेमाल हो सकता है, इतनी डेप्थ वाला फॉर एग्जांपल फाउंडेशन पे यूज़ हो सकता है, इतनी डेप्थ वाला ब्रिज की फाउंडेशन पे यूज़ हो सकता है। तो इस तरह का एक पूरा टेबल ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। इसीलिए हम इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ पता करते हैं। अच्छा, अब द कंसिस्टेंसी डिटर्मिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, इन्होंने कोड बताया हुआ है। इस कोड के तहत जो भी तरीक़ेकार बताया गया है उसमें है द पेस्ट शैल बी ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी व्हेन द 10 mm प्लंजर पेनिट्रेट द पेस्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 ± 1 mm फ्रॉम द बेस प्लेट, ठीक है। यानी कि आपका जो है वो 5 mm यानी कि 6 mm या 4 mm तक आपका बेस प्लेट से जो प्लंजर है वो पेनिट्रेट होगा। तो बेटा ये था आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम प्लंजर की यानी कि उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ पता करते हैं। और पेनिट्रेशन डेप्थ क्यों पता करते हैं, ताकि हमें पता हो कि आया हमारा ये सीमेंट यूज़ हो सकता है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। और अगर कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ हो सकता है तो ये वाला जो है बेसिकली ये स्पेसिफिकली कहाँ पर यूज़ होगा। इसलिए कि फाउंडेशन का, वॉल्स का, स्लैब का अमूमन तो हम एक ही तरह का सीमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे वेदरिंग कंडीशंस होती हैं या XYZ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके से हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि हमें इंटीरियर कौन सा सीमेंट यूज़ करना है और एक्सटीरियर कौन सा सीमेंट यूज़ करना है। तो उन जगहों पे ये वाला टेस्ट जो होता है वो बहुत काम में आता है। और उसी के हिसाब से जो हमें एक टेबल मिलता है कि हमारी इतनी पेनिट्रेशन डेप्थ वाला जो है हम कंक्रीट पेवमेंट पे यूज़ कर सकते हैं और इतनी पेनिट्रेशन डेप्थ वाला हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए घरों के टेम्परेचर में और रोड के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होता है। तो इसी वजह से हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इससे हमारे पास एक पेनिट्रेशन डेप्थ आती है और वो पेनिट्रेशन डेप्थ हमें बताती है कि ये वाला सीमेंट हमारा आया इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हम फिर सीमेंट को चेंज करेंगे और another type of cement will be used for the purpose of construction. Now we will move on the second test, ठीक है, जो कि है आपका setting time of cement. अगेन इसमें हमारा वाइकेट अपरेटस ही यूज़ होगा, ठीक है, टू फाइंड द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। हमारे पास दो किस्म के सेटिंग टाइम होते हैं, यानी कि सीमेंट के हार्ड होने के दो किस्म की टाइमिंग्स होते हैं। एक इनिशियल सेटिंग टाइम होती है, एक फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम में हम देखते हैं कि इनिशियली हमारा सीमेंट कितना हार्ड हुआ है,
ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम में हम देखते हैं कि जब बिल्कुल हार्ड होता है, ठीक है, तो वो हार्ड होने वाला टाइम क्या है, इनिशियल यानी कि जब बिल्कुल आपका समझ लें सूखना या ड्राई होना स्टार्ट होता है, और फाइनल कौन सा होता है, जब इसमें सूख जाता है। ठीक है, अगेन ये हम किससे पता कर रहे हैं, अपने वाइकेट apparatus के थ्रू पता कर रहे हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम, फॉर दिस टेस्ट a needle of 1 mm square size is used। इनिशियल टाइम के लिए जो हम निडल यूज करेंगे वो कितनी होगी, 1 mm स्क्वायर। मैं अगेन बैक टू द डायग्राम जाके आपको दिखाती हूँ। दिस इज 1 mm स्क्वायर निडल जो हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। द निडल इज अलाउड टू पेनिट्रेट इनटू द पेस्ट। ठीक है, हम इस निडल को अलाउ करेंगे कि वो हमारे पेस्ट में जाके पेनिट्रेट यानी कि घुसे। ठीक है, हमारा फिर अगेन हम सीमेंट पेस्ट बनाएंगे जिसमें मिक्सचर ऑफ वाटर होगा, सीमेंट होगा, एज पर द कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, यानी कि जो हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो भी लिया था सीमेंट का वेट और पानी का रेशियो, यहाँ पर भी वो सेम रहेगा। द टाइम टेकन टू पेनिट्रेट 33 to 35 mm डेप्थ इज रिकॉर्डेड एज द इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, और जो पेनिट्रेट डेप्थ होगी वो भी 33 से 35 mm जैसे हमारी पहले थी डेप्थ उसी के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा आपका इनिशियल सेटिंग टाइम। नेक्स्ट फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा, जब आपका पेस्ट बिल्कुल हार्डनेस को रीच कर जाएगा तो द निडल डजंट पेनिट्रेट द पेस्ट मोर देन 0.5 mm। ठीक है, अब आपकी जो पेस्ट था उसमें जो आपकी निडल है ये 1 mm स्क्वायर साइज वाली जो निडल है ये 0.5 mm से ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि ये आपका फाइनल सेटिंग टाइम है। द टाइम एट विच द निडल डजंट पेनिट्रेट मोर देन 0.5 mm इज टेकन एज द फाइनल सेटिंग टाइम। इनके पहले वाले में आपने 1 mm स्क्वायर साइज की जो निडल यूज़ करी थी वो पहले वाले पेस्ट में, यानी कि जब इनिशियल सेटिंग टाइम के वक्त जो पेस्ट था वो 33 से 35 mm डेप्थ तक चली जाती है। जब वो 35 mm तक चली जाती है तो वो आपका क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम। और वो ही निडल अगर 0.5 mm से ज़्यादा नहीं जा पाती है तो वो आपका कौन सा टाइम होता है, सीमेंट पेस्ट का फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो आपको इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का फ़र्क पता होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट और आपका ये इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम वाला टेस्ट, ये दोनों आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम फिजिकली तो करेंगे ही करेंगे, और मुझे कुछ ऐसे भी याद आ रहा है कि आप में से कुछ बच्चों ने मे बी इसको फिजिकल भी किया हुआ है इन सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया हुआ है। ठीक है, बहरहाल एनीवे किया हुआ है नहीं किया हुआ है, इंशाल्लाह जब भी आपके इंस्टीट्यूट ओपन होंगे आपको मैं सीव एनालिसिस हो गया, कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया, ठीक है, सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट हो गया या कंप्रेसिव टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं सबकी आपको थ्योरी और इसी तरीके से प्रोसीजर बताती जाऊंगी ताकि आपका प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट होता रहे साथ साथ। आप इसमें से कोई चाहे तो अपना प्रैक्टिकल जर्नल बनाना भी स्टार्ट कर सकता है। देखिए आज हमने 2 किस्म के टेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ा है, हाँ, एक हमने इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ टेस्ट पढ़ा है। चाहे तो कोई अपना प्रैक्टिकल जर्नल चाहे तो बना ले, ठीक है, अभी मैं नहीं कह रही, लेकिन अच्छा अगर आप बनाते रहेंगे तो टाइम टू टाइम आपका कंप्लीट होता रहेगा ये काम भी। और अगर आप नहीं बनाएंगे तो अगर फैब में, मार्च में या अप्रैल में जब भी इंस्टीट्यूट खुलेगा तो मैं सबसे पहले आपको यही टास्क दूंगी कि मैं प्रैक्टिकल करवाती जाऊंगी, क्योंकि इंशाल्लाह थ्योरी आई विल कवर अप्रॉक्स फैब टू मार्च। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मैं अगर इंस्टीट्यूट ओपन होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाती जाऊंगी और प्रैक्टिकल का काम करवाती जाऊंगी। ठीक है, तो अच्छा होगा कि आप अगर चाहें, जिनमें से कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि वो टाइम टू टाइम चीज़ें कंप्लीट रखें, तो वो ये दोनों टेस्ट अपने प्रैक्टिकल जर्नल में कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी डिज़ाइन में वाले पार्ट में ये दोनों प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। अच्छा अगेन बेटा, हाँ, अपने ऑपरेटर्स पर आते हैं। वही आपका वाइकेट ऑपरेटर्स है, बैलेंस है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर है, स्टॉप वॉच है, ग्लास प्लेट है, एनिमल ट्रे है और ट्रॉवल्स वगैरह, वही सारी चीज़ें जो आपके पहले वाले प्रैक्टिकल में यूज़ हुई थी, क्योंकि आपका सेम ऑपरेटर्स यहाँ भी यूज़ हो रहा है। ओके, अब हमने क्या करा है, अब अपने कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के बाद आपने फिर से इस प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने अपना सीमेंट पेस्ट लेना है, ठीक है, आपने
सीमेंट पेस्ट के साथ पानी को रखना है, ठीक है, कितना, जितना आपने पहले रखा था, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला फिगर भी अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहें तो पहले वाला भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमें 3 to 5 मिनट्स में अपना गेज टाइम को रखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली सेटिंग टाइम नोट करने हैं, ठीक है। तो हमें अपना स्टार्ट टाइम नोट करने के लिए हमने क्या करा, अपना स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया है, ठीक है। जब हम वाटर को ऐड करेंगे टू द सीमेंट, तो ये हमारा कौन सा टाइम होगा, ये हमारा T1 होगा, ठीक है, जो कि 3 to 5 मिनट्स का होना चाहिए, 3 to 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमने क्या करा, हमने वाइकेट मोल्ड को फिल किया है अगेन, किससे, अपने सीमेंट पेस्ट से, ठीक है, और इसे हमने ग्लास प्लेट के ऊपर रेस्ट कर दिया है। इसको हमने जब फिल कर लिया तो उसके बाद इसकी सरफेस को स्मूथ बना, और जो एक्स्ट्रा सीमेंट था उसको हमने वाइप आउट कर दिया है, और हमने इसके टॉप तक रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपका सीमेंट जो हमने इसमें फिल किया है और उसको ग्लास प्लेट के ऊपर रेस्ट करवाया है, ये आपका एक तरीके से सीमेंट ब्लॉक कहलाता है, या हम इसे टेस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि हमें इसी के ऊपर इनिशियल और फाइनल टाइम को नोट करना है थ्रू स्टॉप वॉच, तो हम इसको टेस्ट ब्लॉक कहते हैं। ये आपका ब्लैंक में भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, ठीक है ना। जो भी हम उसमें सीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, उसको फिल कर रहे हैं, उस मोल्ड में उसको ग्लास प्लेट के ऊपर रेस्ट करा रहे हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करवा रहे हैं, तो वो बेसिकली आपका टेस्ट ब्लॉक कहलाएगा या सीमेंट ब्लॉक भी कहलाता है। अच्छा, इनिशियल सेटिंग टाइम में हमने हमने पहले वाला टाइम नोट कर लिया जो कि आपका T1 था, जिसमें 3 to 5 मिनट्स का आपने लिमिट रखी थी, तो T1 आपका समझ 3 to 5 मिनट्स के अंडर आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करा, आपने टेस्ट ब्लॉक को रखा है मोल्ड में, ठीक है, और नॉन पोरस प्लेट के ऊपर हमने इसको रेस्ट करवाया है अंडर द रोड बियरिंग द निडल, ठीक है। नॉन पोरस प्लेट कौन सी है बेटा, अगेन मैं इधर जाऊंगी, ये रही, ठीक है। आपने इसके ऊपर अपने सीमेंट के जो भी पेस्ट बनाया था, ब्लॉक बनाया था, उसको रेस्ट करवाया है। आप इस डायग्राम को चाहें तो अपने मोबाइल पे पिक्चर लेके रखें, कि जब आप लेक्चर सुन रहे हो, मैं बार बार पीछे बैक मूव करती हूँ, तो आप उसी वक्त अपने पास ये रखें कि आप बार बार बैक मूव ना हो सकें, ठीक है। आप मेरे उस पे लेक्चर पे फोकस्ड रहें, तो आप इस डायग्राम को बार बार देखते रहें, ठीक है। अब फिर हमने इसको अपनी जो निडल थी उसके नीचे प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। लोअर द निडल जेंटली, ठीक है। अब हमने अपनी निडल को नीचे लेकर आना है जेंटली अंटिल इट कम्स विद द सरफेस ऑफ टेस्ट ब्लॉक, ठीक है, और उसको अपनी सरफेस ऑफ द ब्लॉक पे जाके टच करवाना है, ठीक है। और हमने ये क्विक रिलीज करना है, और हमने देखना है कि हमारी कितनी निडल जो है वो पेनिट्रेट कर गई है ब्लॉक के अंदर। इन द बिगनिंग द निडल कम्प्लीटली pierces द टेस्ट ब्लॉक, ठीक है, यानी कि वो कम्प्लीटली आपके ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, क्योंकि अभी आपका जो भी पेस्ट है वो फ्रेश है, ठीक है, अभी वो हार्ड होना स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इस प्रोसीजर को हमने जल्दी जल्दी से 3 to 4 टाइम्स के लिए रिपीट करना है, ताकि हमारी रीडिंग्स जो आए वो हम उसका एवरेज ले सकें, ठीक है। और हर 2 मिनट्स के बाद, ठीक है, जब तक आपकी निडल फेल ना हो जाए, ठीक है। निडल कैसे फेल होगी भाई, जब आप उसको सीमेंट पेस्ट पे जेंटली गिराते जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ग्लास प्लेट पे जाके लगेगी, क्योंकि आपका पूरा पेस्ट है वो तो अभी हार्ड नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, उससे लगने से वो टूट जाएगी। और वो जो टूट निडल के जो पिर्स होने वाला टाइम है, ठीक है, यानी कि जो उसका सुराख करने वाला टाइम है, वो क्या है, वो T2 है। पहले वाला सीमेंट पेस्ट बनाते ही हमने निडल डाली थी, ठीक है, वो T1 था आपका, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब उसमें आपने निडल को ऊपर से रिलीज करा फौरन से, ठीक है, हर 2 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये जो था ये आपका T2 हो गया। एक T1 था जो सीमेंट पेस्ट बनाते ही आपने लिया था, फिर उसके फौरन बाद आपने T2 लिया, तो ये T1 और ये T2 ये आपके इनिशियल सेटिंग टाइम में आते हैं। अब आपका फाइनल टाइम क्या होगा, फॉर डिटरमाइन द फाइनल सेटिंग टाइम रिप्लेस द निडल ऑफ द वाइकेट ऑपरेटर्स बाय द निडल विद एन एनुलर अटैचमेंट। अब आप क्या करेंगे, जो आप पहले निडल यूज कर रहे थे वो तो उसके अंदर पूरी जा रही थी, ठीक है, आपने उसको रिप्लेस कर दिया है अनदर निडल से।
The cement is considered finally set when upon applying the final setting needle gently to the surface of the test block. The needle makes an impression thereon with the attachment failed to do so. इनके पहले जो आपकी पेनिट्रेट हो रही थी निडल पूरे अंदर तक, पूरी ग्लास प्लेट तक जो जा रही थी, अब वो नहीं जाएगी। ठीक है, जब वो नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है, नई निडल लगाएंगे हम, क्योंकि पहली वाली पे तो सीमेंट पेस्ट लग चुका था, तब हमें नहीं पता कि ये अंदर पेनिट्रेट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उस पर सीमेंट पेस्ट लगा रह जाएगा। तो हम निडल को चेंज करेंगे और अब हम उसे डालेंगे। अब वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि क्या हो गया, अब आपका सीमेंट पूरी तरीके से हार्ड हो चुका है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम T2 माइनस T1 और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा, T3 माइनस T1। T1 कौन सा टाइम था, जो हमने सीमेंट पेस्ट बनाते के साथ ही जो रीडिंग हमने निडल के थ्रू नोट करी थी, उसकी डेप्थ जो नोट करी थी, वो आपका T1 था। T1 के बाद आपने फ़ौरन से T2 लिया था, उसके 5 मिनट्स बाद या 2 मिनट्स बाद समझ लें, तो वो आपका T2 था। फिर आपने हर थोड़े थोड़े एक एक घंटे के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि सीमेंट हार्ड होने में टाइम लेता है, ठीक है, या आधे घंटे के हिसाब से आपने अपनी नीडल डालते गए डालते गए डालते गए। जब वो बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, सरफेस पे जस्ट टच करेगी और वहीं फेल हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर नहीं जा पा रही, ठीक है, वो पिर्स नहीं कर पा रही, वो होल नहीं कर पा रही, तो वहीं पे एक तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट या निडल जो है वहीं फेल हो जाएगी। तो उससे आप समझ जाएंगे कि आपका T3 आ गया है। तो T3 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये क्या होंगे आपके इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो इस तरीके से हमने इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी बेटा पता कर लिया है। हमने दो किस्म के प्रैक्टिकल किए थे बेटा, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी टेस्ट किया है, एक फाइनल टेस्ट किया है, सॉरी, एक फाइनेंस ऑफ सीमेंट किया है, एक कंसिस्टेंसी टेस्ट किया है, एक इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ टेस्ट किया है। ये तीनों टेस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा। जहाँ पर भी आप सीमेंट यूज़ करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन, तो आप इन सब टेस्ट को परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है, या तो आपकी अपनी कंपनी की लेबॉर्ट्री होगी या वो किसी और को हायर करेंगे इन टेस्ट के लिए, मगर ये टेस्ट ज़रूरी हैं, ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट में भी जाती हैं। जब आपके ये टेस्ट ओके हो जाएंगे बेटा, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आप इस सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट जो इसके बाकी के टेस्ट हैं बेटा, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कंप्रेसिव टेस्ट हो गया सीमेंट का, या टेंसाइल टेस्ट हो गया, ये इसके स्ट्रेंथ टेस्ट कहलाते हैं, ठीक है, या साउंडनेस ऑफ सीमेंट हो गया। ये सारे टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये भी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसे अपना एज अ असाइनमेंट लीजिए, ठीक है, इसको करिए, इसको समझिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा, आप मुझसे ईजिली यहाँ पे चैट बॉक्स है, उस चैट पे अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ बच्चे चाहते हैं कि इस को अपने प्रैक्टिकल जर्नल में नोट डाउन करना, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जब हम इसको फिज़िकली परफॉर्म करेंगे तो इसकी जो रीडिंग्स आएंगी वो हम रीडिंग्स का टेबल बना लेंगे, और उस टेबल के थ्रू इसको, यानी कि ये तो अभी एक दफ़ा हुआ है, इसको हमें रिपीट करना होता है, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम को, फाइनल सेटिंग टाइम तो आ गया, हम उस रीडिंग का टेबल बनाएंगे और हम उससे थ्रू रीडिंग अपना ये सारा कुछ जो अभी ये एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है आपका, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इससे आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। अच्छा, ये देख लें, वाइकट ऑपरेटर्स थोड़ा सा कलर में भी आ गया है, ठीक है, अगर जिनको ब्लैक एंड वाइट नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए बेटा ग्लास प्लेट, ये हो गए आपके एक तरीके के ग्लास प्लेट्स। ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये आपका प्लंजर है, ये आपका रीडिंग है, ठीक है, यहाँ से आपकी नीडल आती है, ठीक है, आप इसको मूव करवा सकते हैं, अपनी रीडिंग को जो है वो ज़ीरो पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका कैप है, ठीक है, ये आपकी लिड है सीमेंट पेस्ट को कंसिस्टेंसी देने के लिए, यानी कि उसको मिक्स करने के लिए। ये आपका पूरा वाइकट ऑपरेटस है, ठीक है, और जो पहले दिखाया था, ठीक है, वो भी यही चीज़ है, लेकिन उसमें मैंने पार्ट्स कर करके दिखाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे पास लैब में भी प्रेजेंट है, हम आपको इसे फिज़िकली भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जो कि आपको पता है ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन स्टूडेंट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन द प्रीमिसेस ऑफ इंस्टीट्यूट।
सो दैट्स वाई अभी तो हम आपको नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब भी आपकी क्लासेस फिजिकल हो जाएंगी तो हम इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें दिखा देंगे। अच्छा, आपको पता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहले तो सीमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सीमेंट के बाद नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट होता है? एग्रीगेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी तो फिर आपको पता है वाटर है, वाटर के अलावा एडमिक्सचर्स और एडिटिव्स हैं। एडमिक्सचर एडिटिव्स तो आप छोड़ दीजिए, जो 3-4 चीज़ें हैं वो क्या हैं? सीमेंट है, एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स के बाद वाटर है, और वाटर के बाद एडमिक्सचर हैं या केमिकल एजेंट्स हैं जो आपके सीमेंट के सेटिंग टाइम में, ठीक है, हार्डनिंग टाइम में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको कहीं जल्दी सेटिंग टाइम चाहिए होता है तो वो आपको जल्दी देते हैं, कहीं आपको अगर देर से अगर अपने सीमेंट को ड्राई करवाना है तो वो उसको थोड़ा डिले कर देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जी, सो एग्रीगेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जाहिर सी बात है एग्रीगेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि एक तो आपकी स्ट्रेंथ आ गई सीमेंट पर, सीमेंट आपने टेस्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपके एग्रीगेट को भी आप टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगी। मगर एग्रीगेट्स, सीमेंट और एग्रीगेट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में। एग्रीगेट इन्फ्लुएंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट द लोड ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स। बेसिकली कंक्रीट में बेटा जो ज़्यादातर वेट होता है वो एग्रीगेट्स का होता है। आप समझ लें, अगर आपका सीमेंट आप 10 ग्राम है तो आपके एग्रीगेट की आप समझ लें 2 + 4 80 ग्राम्स आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या 40 ग्राम्स एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, या 120 ग्राम एग्रीगेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल रेशो 1, रेशो 2, रेशो 4, ठीक है। ये मैंने आपको सब चीज़ें फर्स्ट ईयर में बताई थी और इनफैक्ट सेकेंड ईयर में भी बताई थी। इसके अलावा आप क्वांटिटी एस्टिमेट्स में भी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1 पार्ट होता है सीमेंट का, 2 पार्ट होता है फाइन एग्रीगेट का, और 3 पार्ट होता है कोर्स एग्रीगेट का। तो 1:2:4, 1:2:4 में आप देख लें सिर्फ 1 पार्ट सीमेंट का है, 2 और 4 पार्ट किसका है बेटा? एग्रीगेट्स का है। और पानी आपको पता है सीमेंट के वेट के अकॉर्डिंगली ऐड होता है। तो ये 4 चीज़ों से मिलके हमारा कंक्रीट तैयार होता है। तो इसमें एग्रीगेट का जो रोल होता है वो सीमेंट से भी कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका वेट जो होता है वो सीमेंट से कहीं % ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन यूज़ की गई है, लोड ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ऐसी बात है एक पार्ट तो इतना लोड नहीं ट्रांसफ़र करेगा ना जितना आपका 4 और 2 6 पार्ट जितना लोड ट्रांसफ़र करेंगे। Hence, it is essential that they should be thoroughly tested before using for construction, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने सीमेंट को टेस्ट किया है बेटा, इस तरह से हमारे एग्रीगेट के भी टेस्ट होते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कोर्स आउटलाइन, ठीक है। तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन का पार्ट है। तो मैं इंशाल्लाह इसको आपकी आगे वाली क्लासेस में कवर करवाऊंगी, ऐसे ही ऑपरेटर्स और आपका प्रोसीजर बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। फिर इंशाल्लाह जैसे ही आपके इंस्टीट्यूट फिजिकल हो जाएगा तो हम आपके वो वाले टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे। Hence, it is essential that they should be thoroughly tested before using for construction. Not only that aggregate should be strong and durable, they should also possess proper shape and sizes, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नहीं होना चाहिए, हमें जो शेप और जो साइज चाहिए वो भी होना चाहिए इसमें। एग्रीगेट्स आर टेस्टेड फॉर स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस, शेप एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। हमें एग्रीगेट किन किन पैरामीटर्स के लिए टेस्ट करना होता है? एक तो हमें उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, एक हमें उसकी हार्डनेस पता होनी चाहिए कि कितना हार्ड है, एक हमें उसकी टफनेस पता होनी चाहिए कि उसका जो आप समझते सरफेस है वो कितनी टफ है। हार्डनेस एक अलग पैरामीटर होता है और टफनेस एक अलग पैरामीटर होता है। इसके दोनों के अलग अलग टेस्ट डिज़ाइन हुए हैं बेटा। फिर हमें उसकी शेप का टेस्ट करना होता है, फिर हमें वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका भी टेस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा,
आप समझ लें आपका अगर एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, वो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आपने वो अपने बिल्डिंग में तो यूज़ कर लिए हैं, लेकिन फॉर एक्स वाई जी रीज़न वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, लोड ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, इनके स्ट्रक्चर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। और इसके अलावा अगर वो पानी को ऐसे ही एब्जॉर्ब करते रहे तो आपका स्ट्रक्चर भी वीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस, शेप एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें बेटा, ये सारी चीज़ें हमें इसकी देखनी पड़ती हैं और हमें इसी के हिसाब से इस पे काम भी करना होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को देखना, एग्रीगेट्स का पता करना कि ये इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना। इसी तरीके से हमें सीमेंट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें अच्छे से अडॉप्ट करनी है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपका सॉरी टू से कंक्रीट अच्छे से रेडी नहीं होगा। अगर कंक्रीट आपका अच्छे से रेडी नहीं होगा और आपकी बिल्डिंग में आपको पता है 60 to 70% कंक्रीट होता है, फिर आरसीसी आता है, यानी आरसीसी के मुकाबले में कंक्रीट की क्वांटिटी कहीं ज़्यादा होती है। एज अ क्वांटिटी बात करें, एज अ वेट नहीं, क्योंकि आरसीसी का वेट आपको पता है टन्स में होता है, तो कंक्रीट जो होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका कंक्रीट सही तरीके से रेडी नहीं होगा बेटा तो आपकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है। मैं बार बार बिल्डिंग की बात इसलिए करती हूँ बेटा कि आपसे बहुत ज़्यादातर लोग घरों में या बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिजेस, पेवमेंट्स की बात करूँ, अभी आपका इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं आई विजन इतना ज़्यादा नहीं है बेटा कि अभी आप इन सब चीज़ों को रीड कर सको, लेकिन इंशाल्लाह जब ये वाले कोर्सेज हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, आपको मैं इंशाल्लाह हाईवे भी पढ़ाऊँगी तो उसमें हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे अपनी पेवमेंट के हिसाब से भी। ठीक है, पेवमेंट क्या होती है, जो रोड का जो सरफेस होता है जिसमें हमारी गाड़ियाँ चलती हैं उसको हम बेसिकली पेवमेंट कहते हैं। तो एग्रीगेट्स जो होते हैं वो पेवमेंट में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी कंक्रीट से भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो डलते ही एग्रीगेट्स हैं। देखा है ना आपने, जो स्टोन्स की लेयर बिछती है वो एग्रीगेट लेयर कहलाती हैं। तो ये सारे टेस्ट हम तब भी करते हैं जब हमें पेवमेंट बनानी होती है। ठीक है, और कंक्रीट के टेस्ट हम सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं करते। अगर आप समझ लें आपने कोई ब्रिज बनाना है, ठीक है, या कुछ भी बनाना है, तो कौन सीमेंट के टेस्ट वहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, तो सीमेंट और एग्रीगेट से हमारा कंक्रीट बनता है, और कंक्रीट हमारा जो होना चाहिए वो उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, वो हार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, और उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होनी चाहिए। होगी, ज़ाहिर सी बात है, नेचुरली तौर पे तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वो वाटर एब्जॉर्ब करके स्टोर कर ले, यानी वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ड्राई भी करना होगा उसको। तो ये सारे टेस्ट इसी बिहाफ पे हम करते हैं। चलिए जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट्स। ठीक है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का डिफरेंट होते हैं, और हमें आप बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि 1:2:4 की बात करेंगे तो 2 फॉर फाइन एग्रीगेट्स एंड 4 फॉर कोर्स एग्रीगेट होता है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि फाइन एग्रीगेट कितना है, क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, तो इससे हम क्या हो जाएंगे, इससे हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, हमें पता ही नहीं होगा कि हमें किसका 2 पार्ट ऐड करना है सीमेंट में या किसका 4 पार्ट ऐड करना है। सीमेंट तो सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट तो आपने ले लिया, लेकिन फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का पता आपने खुद लगाना होता है। ठीक है, तो आज अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि फाइन एग्रीगेट क्या है और कोर्स एग्रीगेट क्या है। Aggregates are essential components of concrete. They act as inert material in concrete. अच्छा बच्चों, इनर्ट मटेरियल से मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी एग्रीगेट यूज़ करने हैं वो केमिकली इनर्ट होने चाहिए, कि केमिकली वो बिहेव ना करें, यानी कि कोई एसिड गिरे, ठीक है, या कुछ भी गिरे तो ऐसा ना हो कि वो उससे जो है वो एग्रीगेट इन्फ्लुएंस हो जाएं। ठीक है, और उसी की तरीके से एक्ट करें, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कहीं पर H2SO4 ज़मीन पे गिर गया तो ऐसा ना हो कि वो ज़मीन फट जाए, ठीक है, यानी कि वहाँ क्रैक पड़ जाए या ज़मीन में से धुआं निकलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमारे जितने भी एग्रीगेट्स होंगे वो केमिकली इनर्ट होने चाहिए, यानी कि वो केमिकली एक्ट ना करें, चाहे उनके ऊपर केमिकल गिर जाए।
अब आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, भाई आप घर में ब्लीच यूज़ करते हैं, ठीक है, आप ब्लीच फर्श पे गिराएं और आपका फर्श पे से धुआं आना शुरू हो जाए तो वियर्ड सी बात होगी कि भाई ये क्या चीज़ है। तो इसलिए हमें अपने एग्रीगेट्स को केमिकली इनर्ट रखना होता है। फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स आर टू मेन टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स फॉर कॉन्क्रीट। एग्रीगेट की ये दो मेन टाइप्स हैं। As the name indicates, they are basically classified depend on the size of aggregate particles. फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट बेटा कैसे होते हैं, वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ठीक है। तो हमें इसका भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं और वो वही आपका सीव एनालिसिस वाला टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम पता लगाते हैं कि हमारा कोर्स एग्रीगेट इतना था, फाइन एग्रीगेट इतना था। फिर हम उसमें से फाइनेस ऑफ सीमेंट भी पता कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे तब जाके। फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट हैव सम मेजर डिफरेंसेस, ठीक है। इसमें फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। इसका सोर्स ऑफ मेन difference between deep and shallow footing are definition, size of particles, material sources, surface area, function in concrete uses, etc. यानी कि इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक तो इनका सोर्स अलग हो सकता है, ठीक है, फाइन एग्रीगेट अलग सोर्स से मिलता है, कोर्स एग्रीगेट हमें अलग सोर्स से मिलते हैं। सोर्स मतलब जहाँ से हम इसे गेट करते हैं। इसी तरीके से इसके साइजेस अलग होते हैं, ठीक है, इनका सरफेस एरिया अलग होता है और इनके अंदर इनका फंक्शन ऑफ कंक्रीट आल्सो इज़ डिफरेंट। तभी तो हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट अलग अलग तरीके से डाल रहे हैं। क्यों नहीं हम ऐसा कर दें कि 1:4:4 कर दें, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट बराबर डाल दें? नहीं बेटा, इनका स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इनका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तभी तो उसको हमने 2 पार्ट लिया है और 4 पार्ट लिया है कि अगर समझ लें आपका 100 ग्राम का मिक्सचर है तो जिसमें से आपका समझ लें उसमें से 10% सीमेंट का होगा, 20% फाइन का होगा और 40% कोर्स एग्रीगेट होगा। इनकी इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को अलग रखते हैं और अलग रेशियोज़ के हिसाब से ऐड करते हैं। आपके रेशियो होते हैं अक्सर में जो बहुत अच्छा रेशियो होता है जिसे हम रिच मिक्स रेशियो कहते हैं, 1:1:2 होता है, जिसमें सीमेंट और फाइन एग्रीगेट सेम होते हैं और कोर्स एग्रीगेट उसका डबल होता है। फिर आपका आता है 1:2:4 आता है, ये भी अच्छा होता है। फिर 1:3:6 आता है, फिर 1:4:8 आता है। तो 1:4:8 जो होता है वो सबसे लीन मिक्स होता है, जो हम ऐसी जगहों पर डालते हैं जहाँ हमें स्ट्रेंथ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस हमें फिल करनी होती है जगहों को, ताकि वो आपका फिल भी हो जाए और आपका ख़र्चा भी कम हो, ठीक है। क्योंकि जितना आप कोर्स एग्रीगेट को बढ़ाते जाएंगे और फाइन एग्रीगेट को बढ़ाते जाएंगे सीमेंट के वेट के हिसाब से, तो उतना ही आपका मिक्स क्या हो जाएगा, पुअर मिक्स हो जाएगा। और आप जितना रेशो कम रखेंगे, जैसे 1:1:2 हो गया, 1:2:4 हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, इसमें ये आपका रिच मिक्स होगा। इसमें सीमेंट के हिसाब से फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट सब चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा होंगी, सीमेंट भी ज़्यादा होगा इनके साथ साथ। लेकिन जहाँ सीमेंट कम होता जाएगा, फाइन थोड़ा कम होता जाएगा और कोर्स बढ़ता जाएगा, तो उसमें क्या होगा, आपका पुअर मिक्स बन जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसका टेबल बनाया है बेटा, तो आप इसका टेबल देख लीजिए। इसके टेबल में हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। मैं फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये आपका कॉन्क्रीट का एक मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए और इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना हो कि फाइन एग्रीगेट क्या होता है, क्या होता है, क्योंकि सीमेंट तो आप सबको पता है, सीमेंट इतना डालना है, इसमें इतना पानी ऐड करना है। फिर उसके बाद आता है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का मसला, ठीक है। और अक्सर लोग इसमें ही करते हैं गड़बड़, ठीक है जी। फाइन एग्रीगेट्स आर स्मॉल साइज फिलर मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन, ये स्मॉल साइज होते हैं, ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट जैसे कि आपको नाम से ही पता लगेगा, कोर्स कोर्स का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो ये लार्जर साइज के फिलर मटेरियल होते हैं कंस्ट्रक्शन। फिलर मटेरियल क्या, जो फिल करने के काम आते हैं। अच्छा, साइज आप देख लीजिए,
कि fine aggregate particles that pass through 4.75 mm sieve and retain on 0.075 mm sieve। आपने sieve एनालिसिस किया था बेटा डिफरेंट साइजेस के सीव से आपके पास, तो जो आपका 4.75 सीव से गुजर जाएगा और 0.075 सीव पे रिटेन कर जाएगा, तो दिस इज योर फाइन एग्रीगेट्स। कोर्स एग्रीगेट्स आर द पार्टिकल्स दैट रिटेन ऑन 475 mm सीव, यानी कि जो 4.75 mm सीव पे रुक गए, क्या है बेटा थोड़ा सा हैंग हो गया है शायद सिस्टम जी। तो ये जो कोर्स एग्रीगेट्स जो हैं बेटा आपके, एक मिनट में ज़रा सा थोड़ा सा देखूं सिस्टम को अपने, सॉरी बेटा फॉर द डिस्टर्बेंस, असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है सिस्टम। कभी कभी हैंग हो जाता है। मुझे 2 मिनट दे दें बेटा बस। शेयर विंडो में फिर से शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। वो बेसिकली वो ही मेरी वो हो गई है, वो ही क्या हो गई है, यानी कि हैंग हो गया सिस्टम। 2 मिनट दे दें बेटा। ये आ गए हम अपने स्क्रीन के ऊपर। सॉरी बेटा फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए ये सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है, आप 2 मिनट वेट कर लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अरे भाई क्या हो गया है सिस्टम को। सॉरी बेटा फॉर द डिस्टर्बेंस। अब आपको पता है टेक्नोलॉजी है तो अब ये सब तो होगा। अब खैर क्लास में आप लोग भी कभी शोर कर देते हैं तो क्लास तो ऐसी डिस्टर्ब हो जाती है, तो अभी आप लोगों के पास फ़िलहाल समझ लें ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। तो अब ये सिस्टम हैंग होने की डिस्टर्बेंस है, जो कि हमारा थोड़ा सा लेक्चर को उसने ब्रेक भी कर दिया है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा हम यहाँ पर थे बेटा। कोर्स एग्रीगेट में क्या होता है बेटा, ये 4.75 mm सीफ पे रिटेन रह जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कोर्स एग्रीगेट होते हैं, मगर जो 4.75 से जो पास हो रहे हैं वो आपके फाइन एग्रीगेट हैं, और किस पे रिटेन हो रहे हैं, 0.075 mm सीफ पे रिटेन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि मैंने सीव एनालिसिस में एक सैंपल को लिया, ठीक है। सैंपल को मैंने सीव थ्रू किया, तो सीव थ्रू में जो 4.75 mm सीव पे जो रिटेन हो गए वो कोर्स एग्रीगेट थे, और जो इससे पास हो गए वो क्या थे, वो फाइन एग्रीगेट थे। डेट्स इट। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाइवा क्वेश्चन भी है और ये अक्सर आपके ब्लैंक्स में भी आ जाता है। अच्छा फाइन एग्रीगेट का मटेरियल क्या है, सैंड है, सुर्खी है। सैंड आपको पता है, ठीक है, सॉइल की टाइप है। सुर्खी जो आपकी ब्रिक्स जब आपकी डिकम्पोज होती हैं उसमें से जो सॉइल निकलती है वो सुर्खी कहलाती है, ठीक है। स्टोन स्क्रीनिंग हो गई, बर्न क्लेस हो गया, सिंडर्स हो गया, फ्लाई ऐश हो गया। फ्लाई ऐश यानी कि जो खाक जो होती है, जो राख होती है बेसिकली, जो कोयले से राख निकलती है, ठीक है, या किसी भी मटेरियल को बर्न करने से जो एक ऐश निकलता है, ख़ास तौर पे ग्रे कलर का, ठीक है। तो ये सब आपकी किस चीज़ में आती है, आपकी फाइन एग्रीगेट्स में आती है। जबकि कोर्स एग्रीगेट में आपके ब्रोकन ब्रिक्स जो होते हैं, ब्रोकन ब्रिक्स, ठीक है। सुर्खी वो जो सॉइल ब्रिक के अंदर यूज़ होती है वो सुर्खी होती है, और जो आपकी सॉइल ब्रोक हो जाती है, ठीक है, या स्टोन आपके ब्रोक हो जाते हैं, या ग्रेवल्स होते हैं कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पैबल्स होते हैं, क्लिंकर होते हैं, सिंडर्स होते हैं, ये सारे आपके समझ ले बड़े आपने स्टोन्स देखे उस साइज़ के होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये कोर्स एग्रीगेट होते हैं। अच्छा सोर्सेज क्या है
फाइन एग्रीगेट की कि हमें कहाँ से गेट होते हैं, हमें ये रिवर सैंड से होते हैं, ठीक है, या मशीन सैंड से होते हैं, या क्रश स्टोन सैंड से होते हैं, या क्रश ग्रेवल सैंड से होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे क्या होते हैं, ये क्रश्ड होते हैं, स्टोन स्टैंड सैंड का या ग्रेवल सैंड का। तो जो क्रश पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके फाइन एग्रीगेट्स होते हैं। अगर ये क्रश नहीं होंगे, ये पूरे पूरे पार्ट होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके ये कोर्स एग्रीगेट हो जाएंगे, जैसे कि डोलोमाइट एग्रीगेट, क्रश्ड ग्रेवल और स्टोन, ठीक है। और आपका नेचुरल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक आर द मेजर सोर्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट बेसिकली तकरीबन सेम ही होते हैं, मगर जो उसके बड़े पार्ट्स होते हैं, जो आपके 4.75 यानी कि नंबर 4 सीफ पे जो रिटेन करते हैं, ठीक है, और जो नंबर 200 सीफ पे रिटेन करते हैं, जो उसके छोटे पार्ट्स होते हैं, वो फाइन एग्रीगेट्स होते हैं। अच्छा, इसका सरफेस एरिया ऑफ फाइन एग्रीगेट इज हायर, सरफेस एरिया ऑफ फाइन एग्रीगेट इज हायर, सरफेस एरिया ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लेस दैन फाइन एग्रीगेट्स, ठीक है। जो सरफेस एरिया एक होता है वो फाइन एग्रीगेट का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर्स एग्रीगेट। इस चीज़ को बेटा आप अपने मेमोराइज कर लीजिए। अच्छा, फंक्शन इन कॉन्क्रीट, द वॉइड्स बिटवीन द कोर्स एग्रीगेट आर फिल्ड अप बाय फाइन एग्रीगेट्स। इसका फंक्शन क्या होता है, इनके जो आपके कोर्स एग्रीगेट की वजह से जो स्पेसेस रह जाते हैं, इनके आप बड़े पत्थर को बड़े पत्थर से जब मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ स्पेसेस रह जाएंगे, तो ये उसको फिल्ड करेंगे फाइन एग्रीगेट में, ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, ये खुद एक इनर्ट फिलर मटेरियल होगा। इनर्ट यानी कि इनर्ट दोनों ही होंगे, इनके केमिकली, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए, वरना अदरवाइज ये मसला हो जाएगा। कंक्रीट खुद इटसेल्फ एक फिलर मटेरियल है, जो कि फिल किया जाता है फ्लोर्स पे, स्लैब्स पे, बीम्स पे, जब आपका आरसीसी का ढांचा तैयार हो जाता है। लेकिन अगेन अगर हम सिर्फ सीमेंट से भरेंगे उसको या सिर्फ फाइन एग्रीगेट से भरेंगे, तो एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर से उसमें जब मोटा पत्थर नहीं डलेगा तो वो एक स्ट्रेंथ भी नहीं पकड़ेगा। तो हम कोर्स एग्रीगेट को हम एज अ फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं, और जो उसमें से जो स्पेसेस रह जाती हैं कोर्स को डालने के बाद, वो हम फाइन से फिलअप करते हैं कंक्रीट में। और सीमेंट तो है ही, बेसिकली हम पूरा सीमेंट से बना सकते हैं, मगर सीमेंट इटसेल्फ एक बहुत एक्सपेंसिव है, और वो इतना ज़्यादा सीमेंट डालेंगे तो आपकी कॉस्ट, एक तो सरिये की जैसे वैसे ही बिल्डिंग की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, फिर सीमेंट की वजह से आप समझ लें कि उस जितनी सरिये की कॉस्ट आएगी उतनी ही सीमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। तो हम उस कॉस्ट को कम करने के लिए और मटेरियल को ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए हम कोर्स एग्रीगेट को भी यूज़ करते हैं, और जो कोर्स एग्रीगेट में जो स्पेसेस रह जाते हैं वो फाइन एग्रीगेट से भरे जाते हैं, ताकि इसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहे। यूजेस क्या है, फाइन एग्रीगेट यूज होते हैं मोर्टार में, प्लास्टर में, कंक्रीट में, ठीक है, और पेवमेंट वगैरह की लेयर्स में। मैंने आपको बताया पेवमेंट में हम पूरी स्टोन्स की लेयर को बिछाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी फाइन एग्रीगेट यूज हो सकते हैं। मोर्टार प्लास्टर आप समझिए, जो आप अपने घरों में प्लास्टर करवाते हैं उसमें भी सीमेंट के साथ फाइन एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट कहाँ यूज होता है, कॉन्क्रीट में होता है, रेलवे ट्रैक्स पे होता है, बेसाल्ट पे होता है। रेलवे ट्रैक, बेसाल्ट आप समझ लें कि जैसे ये हमारी पेवमेंट है रोड पे गाड़ियां चलने की, इस तरह से ट्रेन चलने की जो रोड होती है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है, रेलवे ट्रैक ब्लास्ट, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक ब्लास्ट पे कोर्स एग्रीगेट डलते हैं, ठीक है, कंक्रीट में डलते हैं, इसी तरीके से आपकी पेवमेंट में भी डलते हैं, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड क्या है, वैसे तो ये इस का पार्ट नहीं है, बेसिकली ये आपका सॉइल मैकेनिक्स में ये चीज़ होती है, और वहाँ पर भी हम ये चीज़ देखेंगे, लेकिन अभी ये आपके कोर्स कंटेंट में ऐड था, तो मैंने इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया है। जब आपका सैंड होती है, यानी कि सैंड इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल, ओके। आप इसको फाइन एग्रीगेट से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि फाइन एग्रीगेट और सैंड बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है। आप समझ लें बेसिकली यहाँ पे सैंड के बजाय आप फाइन एग्रीगेट ले लें, क्योंकि ये आपका सॉइल में तो आएगा, तो सॉइल में हम सैंड यूज़ करेंगे, यहाँ आप इसे फाइन एग्रीगेट ले लें। तो आपका जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो आपका उसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है तो उधर जो फिनोमेना होता है उसको हम बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं, यानी कि आपका
वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, ठीक है, फाइन एग्रीगेट का किसी भी वजह से, तो आपका मॉइस्चर कंटेंट भी वहाँ बढ़ रहा है, तो उसको हम बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं. A film of water is created around the sand particles which forces the particle to get aside from each other and thus volume is increased. यानी कि वाटर की वजह से क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स का या फाइन एग्रीगेट्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. द इंक्रीज इन मॉइस्चर इन सैंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सैंड. यानी कि आप समझ लें बेटा, मैं आपको कैसे समझाऊं, इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ तो अभी नहीं कर सकते. इसको क्या कहते हैं, व्हाइट कलर का फॉर्म होता है, ठीक है. व्हाइट कलर का फॉर्म कितना हल्का होता है बेटा, आप अब उसे जब पानी में डालेंगे और वो पानी सोक करेगा, ठीक है. थर्मापोल शीट, एग्जैक्टली दिस व्हाट इज ओमिट फ्रॉम माय ब्रेन. अच्छा मुझे याद आ गया है दिस टाइम. जी, जो थर्मापोल की शीट्स होती हैं, ठीक है, आप उसको ऐसे ही रखेंगे तो देखें कितना लाइट वेट होती है कि हवा से भी उड़ जाएगी. लेकिन अब आप उसे बड़े से टब में सोख करके रखेंगे तो क्या होगा, वो भारी हो जाएंगी. तो इसका मतलब है कि उसका पानी की जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ गया है. तो ऐसे ही सेम सैंड और फाइन एग्रीगेट के साथ होता है कि जब उसको उसमें पानी जब जाता है तो उसका उसका वेट समझ लें कि ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. तो ये हमारी बल्किंग ऑफ सैंड कहलाती है. बल्किंग ऑफ सैंड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन द सैंड एंड आल्सो द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है. इनके जितना छोटा साइज होगा ना वो उतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, जितना बड़ा साइज होगा वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, मगर इट्स टेकिंग अ टाइम, ठीक है. वो टाइम लेगा, वो भी पानी एब्जॉर्ब करेगा, उसका भी वेट बढ़ जाएगा, लेकिन उसका पानी एब्जॉर्ब करने की जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगी वो ज़रा कम होगी एज कम्पेयर टू बारीक मिट्टी से. सैंड आप समझ लें कि एक बारीक मिट्टी है, ठीक है, झरझरी सी. तो यानी कि अगर इसमें सैंड में हम किसी भी वजह से पानी चला जाता है या पानी ऐड हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि पानी इसमें ऐड हो रहा है, तो वो जितना भी पानी उसमें ऐड हो जाएगा बेटा, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो चीज़ आपकी कहलाएगी बल्किंग ऑफ सैंड. अच्छा, मैंने आपको ग्रेडिंग बेटा बता दी थी, ठीक है. ग्रेडिंग क्या होती है, हम कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को सीव के थ्रू, एग्रीगेट्स को सीव के थ्रू ग्रेड करते हैं, ठीक है. तो वो जो ग्रेडिंग होती है, जो 4.75 mm सीव पे रह जाती है, वो कोर्स एग्रीगेट्स कहलाते हैं, और जो 0.0075 पे आके रिटेन हो जाए वो फाइन एग्रीगेट कहलाते हैं. Grading of aggregate is determining the average grain size of the aggregate before they are used in construction. यानी कि हमें इसका ग्रेन साइज पता होना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट का भी और फाइन एग्रीगेट का भी. तो उससे क्या होगा, उससे हमें पता लग जाएगा कि इनके साइजेस क्या हैं और हम इसे अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं. Next, this is applied to both coarse and fine aggregate. Aggregate sample is sieved through a set of sieves and weight written on each sieve in percentage terms are summed up. यानी कि हमने जो भी सैंपल लिया हम उसको सीव पे डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और हर सीव पे उसका वेट आता जा रहा है, हम उस वेट को लिखते जा रहे हैं. ऐसा ही है. नेक्स्ट, और उसको हम सम करते जा रहे हैं, फिर उस सम को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से. तो इससे क्या हो रहा है हमारा, इससे हमारा फाइनल मॉड्यूलस ऑफ डेट एग्रीगेट इज डिटरमाइंड. तो हमारा फाइनल मॉड्यूलस हर एग्रीगेट का निकलता जा रहा है. तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि हमारा जो भी कंक्रीट है वो डिज़ायर्ड डेंसिटी का है कि नहीं है, कि हमें कंक्रीट के जो भी एग्रीगेट चाहिए थे वो हमारी क्वालिटी के मुताबिक हैं कि नहीं है, यानी कि जो हमें डिज़ायर्ड हमारी रिक्वायरमेंट थी. तो ये पूरा प्रोसीजर था उसका ग्रेडिंग का, कि हमने अपना सैंपल लिया, उसको सीव किया, ठीक है. हर सीव पे जो वेट आता गया उसको हम लेते गए, ठीक है. हर वेट को हम सम अप करते गए, सम अप करने के बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया 100 से. तो हमारा फाइनल मॉड्यूलस आ गया हर एग्रीगेट का जो हर सीव पे निकला था, कोर्स एग्रीगेट का भी और फाइन एग्रीगेट का भी.
और उसकी मदद से हमें पता लग गया कि हमारा ये कंक्रीट में जो हम एग्रीगेट ऐड कर रहे हैं हमारी यही डिजायर्ड डेंसिटी थी। ठीक है, हमें यही चाहिए था। अगर हमें ये नहीं चाहिए था तो फिर हम वो एग्रीगेट लेंगे जो हमें चाहिए। कंस्ट्रक्शन। जी बेटा, तो यहाँ तक तो था मेरा काम। ठीक है, अब आएगा आगे आपका काम। तो ये है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट में कुछ भी नहीं करना बेटा ज़्यादा। थोड़ी डिस्टॉर्शन होती है तो मैं थोड़ा सा इसलिए अपनी आवाज़ को म्यूट कर देती हूँ और उस डिस्टॉर्शन को कंट्रोल कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर रहे। आपके लिए जब भी ये लेक्चर अपलोड होगा मोस्ट प्रोबेबली ये संडे टू संडे होगा। ठीक है, तो इस संडे से लेके आपके पास नेक्स्ट संडे तक का टाइम होगा, या आप चले 10 डेज के टाइम ले लें अपने असाइनमेंट के लिए। तो आज जो डेट है बेटा, आज डेट है 6 दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 6 दिसंबर बेसिकली आपका असाइनमेंट डेट है। तो 6 दिसंबर से लेके आप इसको 16 दिसंबर तक रख सकते हैं। 16 दिसंबर तक आपने रख लिया, ये हो गई आपकी असाइनमेंट सबमिशन डेट। आज जो आपको असाइनमेंट मिला है वो है 6 दिसंबर को और आपकी सबमिशन डेट होगी 16 दिसंबर। आप मुझे इसे थ्रू ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ईमेल नोट कर लीजिएगा, मैं आपको अपने इसके लिंक के साथ अटैच कर दूंगी। halima@aligarh.edu.pk आपको दिखेगा अभी। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको ऐड भी कर दूंगी। सबसे पहले आपने डू इट योर सेल्फ में करने हैं ये टेस्ट। मुझे कुछ नहीं चाहिए इनका, थोड़ा सा अगर कोई ऑपरेटर्स यूज़ हो रहा है तो ऑपरेटर्स लिखिएगा और प्रोसीजर लिखिएगा, दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्ट्रेंथ टेस्ट का भी, साउंडनेस टेस्ट का भी और टेंसाइल टेस्ट का भी। स्ट्रेंथ टेस्ट बेसिकली होता है बेटा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जो कि हम क्यूब बनाते हैं। ठीक है, और उस क्यूब के ऊपर परफॉर्म करते हैं, सीमेंट का क्यूब बनाते हैं और उस क्यूब के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू ऑल्सो डिड दिस प्रैक्टिकल इन योर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कोई ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो ऑपरेटर्स दे दीजिए, या कोई मटेरियल खास यूज़ करते हैं तो मटेरियल लिख दीजिए और मुझे प्रोसीजर्स दे दीजिए, दैट्स इट। हाँ, और नेक्स्ट उसके बाद जो पार्ट है वो है प्लीज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स: टाइप्स ऑफ सीमेंट, यूजेस ऑफ सीमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट की क्या क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, सीमेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपको पता है बेटा, बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, ब्रिजेस में यूज़ होता है। ठीक है, ईच एंड एवरी प्लास्टर के लिए सीमेंट यूज़ होता है। ठीक है, और सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ वही हो गई, रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है आपका, वर्केबिलिटी होता है, इस तरह से स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट होती हैं। तो इनके मुझे 4-4, 5-5 पॉइंट्स आप दे दें विद हेडिंग्स। ठीक है, क्योंकि सबकी हेडिंग्स बनेंगी कि यूजेस कहाँ कहाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आप मुझे ये दे दीजिए बेटा, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका असाइनमेंट हो जाएगा। और आपके पास पूरे 10 डेज हैं ये असाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपके पास पूरे 10 डेज हैं ये असाइनमेंट करने के लिए, आप आराम से असाइनमेंट करें बेटा। ठीक है, और मुझे इसको 16 को जमा करा दीजिएगा। इस असाइनमेंट पे बेटा आपका पूरा बेस बनेगा सेशनल मार्क्स का, क्योंकि आपको पता है हमने अपने सेशनल मार्क्स का बहुत सारे क्राइटेरिया पे डिवाइड किया हुआ है, क्लास परफॉर्मेंस पे, क्लास बिहेवियर पे, इस तरह से लेक्चर कॉपी के ऊपर है। ठीक है, बुक्स के ऊपर है। ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरिया। लेकिन अब जो कि क्लासेस हो गई हैं हमारी ऑनलाइन, फिजिकली आप आ नहीं रहे, तो ये सारे मार्क्स हम आपको कैसे एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल एंड इजी वे ये है कि मैं आपको हर लेक्चर के साथ असाइनमेंट अटैच करूँगी और उसके लिए आपके पास 10 डेज होंगे। ठीक है, यानी कि अगर मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको मेरे 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे पर वीक। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके लिए क्या होंगे, 10 डेज होंगे वो असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो जब वो आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे बेटा, तो वो आप मुझे जमा करवा देंगे halima@aligarh.edu.pk की वेबसाइट पे।
तो उससे क्या होगा, मैं अपने पास नोट डाउन करती रहूँगी कि इन इन बच्चों ने ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करवा दिए हैं, और मैं उनका रोल नंबर की एक शीट बना के अपने पास असाइनमेंट 1, फिर रोल नंबर्स लिख दूंगी, असाइनमेंट 2, रोल नंबर लिख के पूरी एक्सेल की शीट रेडी करूंगी। और फिर इन दी एंड मुझे पता होगा कि किन बच्चों ने मुझे असाइनमेंट जमा करवाए हैं और किन बच्चों ने मुझे असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हैं। तो फिर उसी हिसाब से बच्चों के सेशनल्स ऊपर नीचे होंगे। फिर जब वाइवा के टाइम पर जब आपका रिजल्ट आएगा तो कोई बच्चा मुझसे ये क्राई नहीं करे कि मुझे जो है ये वाइवा में नंबर कम मिले हैं, या क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मेरा वाइवा 50 नंबर का होगा तो 25 फॉर सेशनल एंड 25 फॉर द उस दिन की करंट परफॉर्मेंस के ऊपर होंगे। ठीक है, तो 25 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक भी असाइनमेंट नहीं जमा कराया और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तब भी आपके मार्क्स 25 आएंगे। अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस उस दिन 0 है और उसने असाइनमेंट सारे जमा करवाए तो ठीक है, फिर उसके उसके भी 25 आएंगे। और जिन बच्चों ने ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल किए फिर उनके आएंगे 40 में से 45 हो गए, 48 हो गए या 50 हो गए। तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने असाइनमेंट बनाना है और असाइनमेंट टाइमली सबमिट भी करवाना है। ठीक है, 10 डेज की डेडलाइन इसलिए दी है बेटा क्योंकि हर वीक लेक्चर अपलोड होगा। अगर आप अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं करेंगे तो आपके असाइनमेंट्स जमा होते जाएंगे, और असाइनमेंट जमा होते जाएंगे तो आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा ये होगा कि आप फ्रॉम द फर्स्ट डे, ठीक है, यानी कि आप समझ लें 6 जो है, आज संडे है, ठीक है, मैंने संडे को ही आपको स्टार्ट किया है लेक्चर्स। मैं रिकॉर्ड जब भी करूँगी मैं डेट आप समझ लें कि संडे की होगी, और उस संडे से आपने 10 डेज को ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि आज संडे 6 है तो आपने 16 को अपना असाइनमेंट जमा करवाना है। मुझे असाइनमेंट एक दफ़ा जमा हो गया बेटा, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, फिर उसका असाइनमेंट हो जाएगा विद ड्यू डेट। तो आप असाइनमेंट करते जाएं और जमा कराते जाएं, इससे आपके सेशनल्स जो हैं वो कंपाइल होते रहेंगे। 25 मार्क्स हैं सेशनल्स के जो असाइनमेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बेस कर रहे हैं। इवन क्लासेस भी अगर आपकी फिजिकल हो गई तब भी आपके असाइनमेंट के मार्क्स रहेंगे, और जो प्रैक्टिकल जर्नल वगैरह बनाएंगे उसके मार्क्स मैं वाइवा के साथ अटैच कर दूंगी, जैसे कि 5 या 10 मार्क्स। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि सिर्फ जस्ट असाइनमेंट बनाने हैं, वो भी आपने हैंड रिटन नहीं बनाने हैं। ठीक है, आपने समझने रिटन फॉर्म यानी कि थ्रू वर्ड बनाने। ठीक है, तो आप उसको कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसका लिंक बता दीजिए मुझे, लेकिन आपने उसको पढ़ना है बेटा। ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके जमा नहीं कराना है। और असाइनमेंट में अपना रोल नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, और ये टॉपिक लिख दीजिएगा कि किस टॉपिक पर है असाइनमेंट, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है। ये सारी चीज़ें आपके असाइनमेंट में होनी चाहिए बेटा। तो इससे ये होगा कि आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, और मुझे भी बहुत आसानी हो जाएगी आपको सेशनल रिवॉर्ड करने में। तो अच्छा होगा कि आप इन चीज़ों को देखते जाएं, ठीक है, और साथ साथ करते जाएं। साथ साथ करते रहने से आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। और अगर आप डिले करते रहेंगे और आप नहीं करेंगे और क्लासेस फिजिकल हो गई, ठीक है, तो आपके सेशनल हो गए 0 स्ट्रेट। क्योंकि जब क्लासेस हो गई, ठीक है, फिर असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर पहले के असाइनमेंट्स नहीं बनाए तो उसके मार्क्स होंगे आपके 0। ठीक है, फिर आपको जस्ट अगर आपने जर्नल बनाया होगा उस वक्त तो जर्नल के मार्क्स और वाइवा के मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप साथ साथ ये सारे काम करते जाएंगे तो आपके सेशनल भी हो जाएंगे। इसलिए मैंने हर एक सब्जेक्ट के साथ असाइनमेंट अटैच किया है फॉर योर सेशनल मार्क्स, ताकि आपकी नॉलेज भी इन्हेंस होती रहे और साथ साथ आपके सेशनल मार्क्स भी आपको मिलते रहें। तो बेटा प्लीज़ आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का और बातों का ख्याल रखें। आपको लेक्चर में जो कोई भी बात समझ में नहीं आती है, ठीक है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे जो चैट है ये MS टीम की, आप मुझे इस पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है फ़िलहाल अगर कभी मेरा इंस्टीट्यूट आना होगा, ठीक है, तो आप मुझसे इंस्टीट्यूट में भी आके चीज़ें पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक बच्चा, ठीक है, ग्रुपिंग करके नहीं आना है। मैं आपको हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ बेटा, लेकिन बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपना टाइम ऑन टाइम करना, अपना वर्क ऑन टाइम करना है। ठीक है, अगर आप अपने वर्क डिले करेंगे, चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ना समझेंगे, इवन लेक्चर भी नहीं सुनेंगे, तो आपको ऑन द फाइनल डे ऑफ द वाइवा बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपके मार्क्स भी कम आएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि थर्ड ईयर में बेटा आप लोगों को मैं कम मार्क्स दूं। तो अच्छा होगा कि आप चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है, और मुझे फीडबैक देते रहे ताकि मुझे पता लगता रहे कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको नए चैप्टर्स के साथ आऊँगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।